तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नवी मुंबई से, जहां पर रैपिडली बढ़ते हुए पॉपुलेशन बन रही नवी मुंबई, या फिर कहे तो नवी मुंबई 3.0 की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो 2 नए डैम्स बनाएगी और उसके लिए फीजिबिलिटी स्टडीज शुरू हो गई है। करेंट सिटी पॉपुलेशन करेंटली एस्टिमेटेड 1.85 मिलियन की है, जहाँ पर 450 मेगालीटर्स या एमएलडी वाटर्स डेली लगता है, जो कि मेनली मोरबे डैम से सप्लाई होता है। लेकिन आने वाले समय में ये पानी कम पड़ेगा। 47 में एस्टिमेटेड है कि 1200 mld वाटर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी नवी मुंबई के आसपास के अर्बन एरिया में, और उसके लिए यहाँ पर प्रपोज्ड पोशीर डैम और शिलार डैम के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है, जो बेसिकली करजत एरिया के पास में आते हैं और उल्लास रिवर के जो बेसिन्स है इसमें ये लोकेटेड है, और इसके जैसे न्यू वाटर रिसोर्सेज क्रिएट होंगे यहाँ के रीजन के लिए। मेनली पाताल गंगा नदी जो यहाँ पे बहती है वो शहर को फिलहाल वाटर सप्लाई कर रही है, लेकिन अब दूसरे रिसोर्सेज की भी जरूरत है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है PWD मिनिस्टर से दिल्ली के, जिन्होंने ट्यूसडे को अप्रूव कर दिया है एक प्रपोजल टू ट्रांसफर 13.23 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिल्ली रोहतक NH10 फ्रॉम पीरी गढ़ी चौक टू टिकरी बॉर्डर टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डेवलप इट एज एन एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि ये स्ट्रेच जो है ये NHAI के पास में न होने की वजह से इसके अंदर कई सारे इश्यूज चलते रहते हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी, ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी, जिसको देखते हुए फाइनली यहाँ पर अब दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अब ट्रांसफर कर दिया है, करने को अप्रूवल दे दिया है, ऐसा आप कह सकते हो। इसकी वजह से ना सिर्फ ये रोड बड़ा बनेगा, लेकिन ये एक्सेस कंट्रोल भी बन जाएगा और इसे एक वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर के अंदर भी अपग्रेड किया जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से और एक बेंगलुरु बेस्ड NGO से, जिन्होंने कहा है कि वो डेवलप करेंगे लार्ज स्केल सर्कुलर डेयरी प्रोग्राम, और इसके अंतर्गत ये 10,000 बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉल करेंगी अक्रॉस 15 स्टेट्स इन इंडिया, जहाँ पर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स शामिल होंगे। अब जानते हो बड़े डेयरी सेक्टर्स में दूध का कोऑपरेटिव होता है, यानी कि आप जानते हो दूध जो है कलेक्ट किया जाता है, एक सोर्स पे लाया जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, प्राइसेस अच्छी मिल पाती है लोगों को, दूध बेचने के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है। ऐसे जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बायोगैस के लिए भी काम में आ सकती है, जहां पर आप जान सके तो जो डाइजेस्टर्स वगैरह है उसके लिए लगने वाले सोर्सेस को भी यहाँ पर स्केल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक प्लान इन्होंने सामने रखा है, और ये भी खबरें आ रही है कि सुजुकी 26% वेंचर यहाँ पर ले लेगी इस बायोगैस वेंचर में 4 साल में, और 10,000 बायोगैस डाइजेस्टर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे, जहां पर 3 लाख टन ऑफ ऑर्गेनिक स्लरी प्रोसेस की जाएगी। यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी डिपेंडेंस कम होगी, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो यूज किया जा सकता है, और 7 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस हर साल बन सकेगी, ऐसा उन्होंने कहा है, जो कि 10,000 रूरल घरों के लिए फ्यूल के तौर पे काम आ सकता है। एट द सेम टाइम 60,000 टन ऑफ फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मन्योर यहाँ पे बन पाएगा, जो कि फॉस्फेट डिपेंडेंट दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड कम करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश से, जहाँ पे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने मंडे को ऑथराइज कर दिया है लैंड एक्विजिशन का रिक्विजिशन आगे डालने के लिए। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, APMRCL, उन्होंने फाइल किया है रिक्विजिशन फॉर लैंड एक्विजिशन ऑफ फेज 1 ऑफ विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा मेट्रो एज पर नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर ये नंबर 3 बेसिकली कानून है, आंध्र प्रदेश राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट रूल्स 2014। तो बेसिकली अब काम काफी आगे प्रोग्रेस हो गया है। जनरली अब देश में देखा जा रहा है कि अगर सरकार कमिटेड हो तो लैंड एक्विजिशन के अंदर ही चैलेंजेस आते हैं, जिसके बाद में काम स्मूथली होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही प्रोसेस अब दिख रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए रूल से रिलेटेड, जो कि मुंबई के अंदर किया गया है SRA के अंतर्गत। अब SRA होते हैं स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, और बेसिकली इसके अंतर्गत किया जाता है कि स्लम्स एरिया को रीडेवलप किया जाता है। जनरली यहाँ पर डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि कोई बिल्डर आता है, पूरे स्लम को जो है एक घर देता है पर्टिकुलर साइज का जो गवर्नमेंट मैंडेटेड है, और उसके बाद में बची हुई जो जमीन है वहां पर प्राइवेट डेवलपमेंट बना के बेच के प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि जिन लोगों को स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के अंदर फ्लैट्स मिलेंगे उनको अपने स्पाउस के नाम पर भी फ्लैट्स रजिस्टर करने पड़ेंगे, यानी उनका नाम भी 50-50% आएगा ओनरशिप के अंदर। और यहाँ पे इसकी वजह से ये कहा गया है कि वुमेन्स राइट्स को सेफगार्ड किया जाएगा, और साथ साथ दोनों स्पाउस का नाम होने की वजह से सिक्योरिटी वुमेन को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट डेथ ऑफ देयर स्पाउसेस। आज की अगली खबर जो है वो है इंडिया के एक और नए इंफ्रा पुश से रिलेटेड, जहां पर एक मेजर काम होने वाला है अपकमिंग गोरखपुर पानीपुर एक्सप्रेसवे का, जहां पर 750 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो ट्रैवल ईज करेगा बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। तो यहाँ पर NHAI ने अपॉइंट किया है दिल्ली बेस्ड ICT फर्म को इस प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि ओवरसी करेगी लैंड डीमार्केशन को, और यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगी लिंक्स बिटवीन 2 स्टेट्स। और वैसे यहाँ पर कुछ काम ऑलरेडी चल रहा है दोनों स्टेट्स के बीच में, जो कि 2025 में ही कंप्लीट होने की उम्मीद है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोड होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है देश के अंदर अप्रूव हुए अब तक के सबसे
बड़े रोपवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब यूएन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मोस्ट एंटिसिपेटेड केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, जो कि एक 4081 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट होगा और 12.9 किलोमीटर का फेज इसका होगा, जो कि सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक जाएगा। यहाँ पर ये डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे बनाया जाएगा और पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी जो होगी वो 1800 पैसेंजर्स पर आवर की होगी, यानी 18,000 पैसेंजर्स पर डे की 10 घंटे का अगर हम कैपेबल टाइम ले तो यूजेज ऑपरेशंस का। और एक ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला या 3S टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर जो गोंडोलास होते हैं या जो यूजेस बॉक्स होते हैं वो यहाँ पर यूज किए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी जनरल रोपवे से थोड़ी ज्यादा होगी। करेंटली 8 से 9 घंटे लगते हैं एक डायरेक्शन में ट्रैवल करने को, चाहे आप पैदल जा रहे हो, खच्चर पे जा रहे हो। हेलीकॉप्टर्स का साधन है लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन रोपवे बनने के बाद में 36 मिनट्स में ये सफर पूरा हो सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिन्होंने कहा है कि वो सेटअप करेंगे एक डिस्प्ले चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में इन पार्टनरशिप विद ताइवान बेस्ड TSMC एंड हाइमेक्स टेक्नोलॉजीज। तो टॉप ऑफिशियल जो है कंपनी को उन्होंने बात करते समय वेडनेसडे को ये बात कही IESA विजन समिट के दौरान। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो CEO है उन्होंने कहा है कि उन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट विद गुजरात गवर्नमेंट फॉर अ प्लांट लाइक दिस। यहाँ पर दोस्तों जो ढोलेरा के अंदर टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है वो जमीन बहुत ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही काम होगा, यहाँ पर अलग अलग चीजें होगी। जहाँ पर ये भी कहा गया है कि वो इमेज सेंसर्स, LEDs, OLEDs इन पे भी काम करेंगे, जिसके साथ साथ मोबाइल स्क्रीन और टेलीविजन स्क्रीन पे भी काम होगा। दोस्तों ये बात भी समझना जरूरी है, सेमीकंडक्टर्स मतलब सिर्फ प्रोसेसर्स नहीं होते, सोलर पैनल मॉड्यूल से लेकर LEDs से लेकर सेंसर्स वगैरह ये भी सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। तो इसके ऊपर काम ढोलेरा में तेजी से होगा टाटा के द्वारा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो सत्येंद्र PS पूछते हैं, इन इंडिया मोस्ट मेट्रो सिस्टम आर मेकिंग लॉस बट स्टिल वी आर प्लानिंग एंड बिल्डिंग मेट्रो ऑल ओवर कंट्री, इज दिस गुड? देखो मेट्रो जो लॉस में चलती है वो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल स्ट्रेन तो जरूर ले आती है, लेकिन दुनिया भर में कोई भी जो MRT सिस्टम होती है या कोई सबवे सिस्टम होती है ये जनरली प्रॉफिटेबल नहीं होती। चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में मोस्टली जगह पे होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको एज अ सर्विस चलाया जाता है और ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है और इकोनॉमिक आउटपुट में ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइन्स है देश के अंदर जो कि प्रॉफिटेबली चल रही है, मुंबई लाइन 1 है, दिल्ली मेट्रो ओवरऑल पूरी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो दूसरी लाइन्स नहीं चलती है ना उनका आउटपुट ज्यादा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन बनने की वजह से उस शहर के आसपास के जो लाइन के एरियाज है वो बहुत डेवलप होना शुरू होते हैं, ऑफिस पोटेंशियल बढ़ता है, वहां पे लोगों को जॉब करने जाने के लिए आसानी होती है, रेसिडेंशियल एरियाज डेवलप होते हैं, फिर वहां से स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस, इकोनॉमिक इनपुट बढ़ता है, शहर का ग्रोथ होता है। ये सब चीजें ओवरऑल उस रीजन की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट देती है। मुंबई लोकल ट्रेन भी इसका प्राइम एग्जांपल है। मुंबई लोकल ट्रेन बिल्कुल भी जो है प्रॉफिट में नहीं चलती, बहुत सारे लोग टिकट निकालते नहीं है और निकालना भी है तो 100 किलोमीटर का टिकट 20 रुपए का है, तो वहां पर ऑब्वियसली वो प्रॉफिट नहीं कमाने वाली वो कोई सिस्टम, लेकिन उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो इतना बड़ा है कि उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है। और दुनिया भर में चाहे वो रेलवे सिस्टम्स हो, मेट्रो सिस्टम्स हो या कोई दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इनफैक्ट बसेस वगैरह भी, वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, उनके लार्जर इंपैक्ट की वजह से उनको बनाया जाता है। और इसलिए शहर देश के अंदर जो ऐसे है स्पेशली टियर 2 के अंदर जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पिछले कई सालों से सोचा नहीं गया और करंट टियर 1 सिटीज के अंदर फ्यूचर के बारे में कभी सोचा नहीं गया, जिसकी वजह से आज वो इतने बुरे हालत में है। ये चीजें जरूरी है कि हम अभी से मेट्रोस वगैरह ढंग से प्लान करें और इसलिए ये होते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।